हेलो एस्पिरेंट, आज हमारा मॉक टेस्ट का डे 3 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 3। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ऑप्शन डी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो पहले आप इसका आंसर खुद देने का ट्राई करें। और एक बात और, आप लोग इस मॉक टेस्ट को लगाएं और उसके बाद जो भी आपका स्कोर हो रहा है उसको आप कमेंट करें कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। उसी हिसाब से फिर हम क्वेश्चन का लेवल सेट करें, उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर रॉन्ग है। राइट क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाता है। यहाँ पे माइनस का बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए, देखिए अचर चाल से, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए इसका। आप क्या होगा, k इक्वल्स टू हाफ 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का। m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, अदिश राशि है, ठीक है, ये कभी चेंज होती नहीं। और v यहाँ पर वेलोसिटी नहीं, चाल है, स्पीड है। और अचर चाल की बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। तो अगर कोई क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूम रहा है इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रक तथा एक कार की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना है, तो ट्रक तथा कार के संवेगों का अनुपात। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? समझिए जरा। जो ट्रक का भार है वो 16 टाइम्स है कार के भार का और गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेग, यहाँ पर संवेग में हमारे पास क्या रिलेशन होता है? P इक्वल्स टू √2km। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो आप इसको P1 लेट कर लेंगे तो यहाँ पर ये m1 हो जाएगा, अपॉन में P2 कर लेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर है तो k तो वही रहेगा 2k, और m2 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, m1 क्या हो जाएगा 16 और m2 क्या हो जाएगा 1। रूट लेंगे तो आ जाएगा 4:1, यानी ऑप्शन डी। समझ में आया? इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में जरूर लगाया करें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम नोट्स पे मिल जाएगी। आप सभी प्रैक्टिस सेट को तैयार करें। और अगर आपने पेपर दिया है तो आप जानते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जाता है इसका लेवल क्या है। अगर आप प्रैक्टिस सेट को कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में आए हुए क्वेश्चन को भी कर लेंगे इजिली। गोली कोश का व्यास के परिता जड़त आघूर्ण। तो गोली कोश का व्यास के परिता जड़त आघूर्ण होता है 2/3 mr², गोली कोश का। और ठोस गोले का होता है 2/5 mr²। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिला, तो अब आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप उसका आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम तो जानिए 2/3 mr²। और आप अपनी बुक निकालिए, जो भी बुक या नोट्स आपने बनाए हुए हैं वहाँ से जितने जड़त आघूर्ण वाले हैं उनको आप तैयार कर लीजिए कि छड़ का जड़त आघूर्ण क्या होता है, केंद्र के परिता, उसकी एक साइड के परिता। तो सारे जड़त आघूर्ण आप पढ़ डालिए अगर आपको ये नहीं मालूम था। L/R की विमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? L/R की विमा। तो मैं आपको बता दूं, चलिए आप खुद से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। जो L/R होता है या फिर C/R। देखिए L यहाँ पर प्रेरकत्व है, R क्या है? प्रतिरोध, C क्या है? संधारित्र की धारिता, और R क्या है? प्रतिरोध। L/R C/R ये होते हैं समय नियतांक T। तो सिंपल सा इसका जो विमा होगी वो T होगी।
और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? डी, क्योंकि यहाँ पर m और l 0 है, t 1 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 अंश के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखे हुए किसी पिंड के प्रतिबिंब की संख्या। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर दो समतल दर्पण के बीच में, दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हो तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसके लिए आपको 360 अपॉन में थीटा करना होता है। थीटा यहाँ पर 120 दिया हुआ है, तो आ जाएगा 3 आंसर। 3 ऑड नंबर है तो यही होगा। अगर इवन होता, मान लीजिए 4 आता तो हम 1 माइनस कर देते, अगर इवन नंबर होता है तो हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑड नंबर होता है तो वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3। और अगर बोला जाता है कि दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर रखा है, तो अगर ऑप्शन में आंसर चाहे इवन हो या ऑड हो, आप 1 माइनस कर देंगे। समझिए क्या बोला मैंने, कि अगर बोला जाता है कि जो भी पिंड रखा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों दर्पणों के बीच में एकदम समद्विभाजक पर है, तो आप आंसर चाहे इवन आए या ऑड आए, आप 1 माइनस कर देंगे, बाकी 360 अपॉन थीटा लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के द्वितीय नियम में संरक्षित है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में संरक्षित क्या है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और पहला जो नियम है किरचॉफ का पहला नियम वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए। 1 एम्पियर वैद्युत धारा बराबर है। तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा किसके बराबर होती है? तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा जो होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि सी धारिता वाले एन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता। देखिए संधारित्र की बात करी गई है यहाँ पर, प्रतिरोध की नहीं, संधारित्र की बात करी गई है, रेजिस्टेंस की नहीं, कैपेसिटेंस की। तो ध्यान रखें यहाँ श्रेणी क्रम में 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, इस तरीके से 1/c डैश डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C सीरीज इक्वल्स टू C/n, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि प्रकाश स्रोत स्थिर प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो तरंगदैर्घ्य, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करें आप खुद से। पहले देखिए, जब कोई प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होती है, देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, प्रकाश स्रोत जो है वो प्रेक्षक की ओर आ रहा है, मतलब इनके बीच की आपेक्षिक दूरी कम हो रही है। तो जब इनके बीच की आपेक्षिक दूरी कम होती है तब तरंगदैर्घ्य क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की जो आपेक्षिक गति है वो कम होती है तो वहां पर आपेक्षिक दूरी कम हो रही है तो आवृत्ति बढ़ेगी और तरंगदैर्घ्य घटेगी। आवृत्ति बढ़ेगी और तरंगदैर्घ्य घटेगी दूरी कम होने पर। E इक्वल्स टू 0 वाले क्षेत्र में विभव V के साथ विचरण होगा, विभव V का दूरी के साथ विचरण होगा। तो ध्यान दीजिए, जब आप इस तरीके से एक सर्कल बनाते हैं और आप इससे कहते हैं कि यहाँ पर इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव, और इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। गोले के केंद्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। और विभव कितना होता है? जितना पृष्ठ पे है, पृष्ठ के बराबर 1/4π Q/r। तो विभव जो होता है वो पृष्ठ पर के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर भी विभव वही होगा जो पृष्ठ पे, यहाँ पर इसके अंदर हर पॉइंट पर विभव वही होगा, यानी वो r पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, V डज नॉट डिपेंड ऑन r, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, ऑप्शन बी, अदिश राशि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद स्तंभ नली की त्रिज्या यदि r हो तो अंत संशोधन। तो अंत संशोधन क्या होता है? जब अनुनाद नली होती है तो जो प्रस्पंद होते हैं वो ठीक खुले सिरे पर ना बनकर इससे कुछ ऊपर बनते हैं, और वो जो होता है उसी को बोलते हैं अंत संशोधन। और ये इसकी जो वैल्यू होती है
0.6 R, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को मालूम ही होगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है। तो ये मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट पर भी इसका आंसर बताया था, क्वेश्चन वहाँ दूसरा था और मैंने इसका आंसर भी आपको समझाया था। बताइए, वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति में पिंड के वेग और त्वरण के बीच कालांतर। तो ध्यान रखें यहां पर, सरल आवर्त गति में विस्थापन, विस्थापन को यहां हम डिस्प्लेसमेंट से दिखा दे रहे हैं, विस्थापन और वेग वेलोसिटी के बीच जो कालांतर होता है वो होता है π/2। ठीक है, वेग v और a त्वरण के बीच जो कालांतर होता है वो भी होता है π/2। और ध्यान रखें, विस्थापन d और त्वरण के बीच जो कालांतर होगा वो होगा पाई का। तीनों को आप नोट कर लें, अगर आपको मालूम है तो कोई बात नहीं, वरना आप तीनों को मैंने बता दिया है कि इनके बीच कालांतर क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया, वेग और त्वरण, तो वेग और त्वरण के बीच कालांतर क्या हो जाएगा, π/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चालक तार को खींचकर 3 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। एक चालक तार को खींचकर 3 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। आपने एक रिलेशन पढ़ रखा होगा, R इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है ना, R इक्वल्स टू रो L/A, ये पढ़ रखा होगा आपने रिलेशन, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा। समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तार को खींच दिया जाता है, जब तार को खींच दिया जाता है, क्वेश्चन कहाँ गया, तो वहाँ पर आप R जो होता है, R प्रोपोर्शनल होता है L² के, और R जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/A² के। देखिए मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते रहिए, फिर से समझिए। जो R होता है, अगर खींच दिया जाए तार को, तो R प्रोपोर्शनल होता है L² के और R प्रोपोर्शनल होता है 1/A² के। ठीक है ना, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। यदि एक तार को खींचकर 3 गुना कर दिया गया है, मतलब लंबाई खींची गई है, लेंथ में खींचा जाएगा ना उसको, तो R प्रोपोर्शनल L² लगाएंगे, 3 का क्या हो जाएगा 9, तो 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि परिपथ में b का मान 50 है तो अल्फा का मान क्या होगा। अच्छा, बीटा का मान 50 है तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिए परिपथ की बात करी गई है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाला है, वहाँ पर आपने अल्फा और बीटा पढ़ रखा है ना, तो रिलेशन क्या पढ़ा था आपने वहाँ पर, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, ये रिलेशन होता है। बीटा की वैल्यू 50 दी हुई है, पुट कर दीजिए 50/1 + 50 यानी 50/51। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें दिख रहा है, डी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है और इसमें आपको धारा करंट बतानी है, इसमें आपको करंट बताना है। क्या करंट होगा, I इक्वल्स टू V/R, फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि नहीं, ठीक है ना। करंट बताइए इसमें, चलिए मैं बताता हूँ, देखिए इसको ध्यान से समझिए। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा, यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको ये P साइड होती है और ये N साइड होती है, ठीक है, और यहाँ -4 लिखा है, यहाँ -1 लिखा है, तो यानी ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव वाला निगेटिव से जुड़ा है, यानी ये पश्च अभिनत पर है। ये जो डायोड है ये पश्च अभिनत पर है और पश्च अभिनत में धारा 0 होती है, ठीक है, 0 होती है। यहाँ पर काफ़ी लोग I इक्वल्स टू V/R से निकालेंगे, ठीक है, और वो कर देंगे, इनका R का डिफरेंस, R हो जाएगा 30 और V का डिफरेंस हो जाएगा ΔV3, तो 30 निकालेंगे। नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये क्या अग्र अभिनत पर है या पश्च अभिनत पर है, तो ये पश्च अभिनत पर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल
निगेटिव से जुड़ा हुआ है और निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो पश्च अभिनत में धारा हमेशा शून्य होती है। ठीक है। दोलित्र क्या करता है? दोलित्र क्या करता है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना। डीसी को एसी में परिवर्तित, एसी को डीसी में परिवर्तित, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं बताता हूं कि जो दिष्टकारी होता है, दिष्टकारी क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता है, और जो दोलित्र होता है वो डीसी को एसी में चेंज कर देता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडबर्ग नियतांक का मान, ये बताइए आप। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। पहला ऑप्शन मीटर है, फोर्थ ऑप्शन है पर मीटर। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तत्व 5 अर्ध आयु में कितना भाग बचेगा? तो कोई तत्व है 5 अर्ध आयु में कितना भाग बचेगा? तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को आप एक तो इस फॉर्मूले से करते हैं, n इक्वल्स टू एन नॉट, और आपने पढ़ रखा होगा 1/2 की पावर n। ठीक है ना। और दूसरा तरीका अगर आपको समझना है तो यहाँ पे मेरे पास देख लीजिए कि मान लीजिए ये कोई एक तत्व है। ठीक है। एक अर्धायु बाद क्या होगा? इसका आधा भाग डिके हो जाएगा। ये देखिए ये वाला जो भाग है ये खत्म हो जाएगा, आधा भाग खत्म हो जाएगा, आधा भाग बचेगा। दो और दूसरे अर्धायु में अब ये जो आधा बचा हुआ है इसका भी आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इतना भाग बचेगा, यानी दो अर्धायु में इसका 3/4 3/4 पार्ट नष्ट हो गया और 1/4 पार्ट बचा हुआ है दो अर्धायु में। तो तीसरे अर्धायु में ये 1/8 पार्ट बचेगा और 8 पार्ट नष्ट हो जाएगा। फोर्थ अर्ध आयु में, चौथे अर्ध आयु काल में ये 1/16 भाग बचेगा और 15/16 भाग नष्ट हो जाएगा। 5 अर्ध आयु में ये 1/32 भाग बचेगा और 31/32 भाग नष्ट हो जाएगा। तो 1/32 भाग बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये बना हुआ है किस लॉजिक गेट का सिंबल है? तो ये किस लॉजिक गेट का सिंबल है? तो ये नॉर। देखिए ये तो और होता है, आगे देखिए क्या लगा हुआ है इस पे। तो नॉर गेट का सिंबल ये बना हुआ है कि नहीं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, और ये आपको नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये सब नहीं होता है इसमें। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है वो द्विविमी होता है, 2 डायमेंशन होता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो 2 डायमेंशन द्विविमी होता है। आपने इस मॉक टेस्ट को किया, आपको इसमें क्वेश्चन कैसे लगे? ठीक है। और आपका क्या स्कोर है उसको कमेंट करिए। ठीक है ना, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट में, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो मैं इसका लेवल थोड़ा बढ़ाऊँ, ये अगर आप में इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं तो आपको खुद मालूम चल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपके पेपर के लेवल से कितना मिलता जुलता है। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।